हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा जी। और जो टेलीग्राम पे आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था एक पीडीएफ में, तो वो आपने कर ही लिया होगा सोल्व, इतना तो मुझे पता ही है। तो फिलहाल अब मैं आपको उसके आंसर की दे रहा हूँ, तो जल्दी से आप उसके आंसर की से मैच करो कि आपके आंसर्स कितने ठीक थे और कितने गलत थे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, कितनी नहीं। ठीक है, तो चलो फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं उन क्वेश्चंस के क्या थे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से, और बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि इंडियन इकोनॉमी का जो वन शॉट आने वाला है वो भी आपको टाइम से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की को। तो बेटा जी, आपका पहला क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था, ठीक है, उसका जो आंसर है वो आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट एकदम। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था, उसका करेक्ट आंसर है एसबीआई। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी इसका भी आंसर सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था बेटा, जो कि एक ब्लैंक दिया गया था, विद द इंक्रीज इन इनकम ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है आपका बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो। तो आपको मैं बता दूं बेटा, कितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो जीरो पर भी वही रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको बताऊं, जीरो लेवल की इनकम पे जो एक्सपेंडिचर होता है वही हमारा ऑटोनोमस होता है। तो इनकम बढ़ने से उसका कोई मैटर नहीं है, तो ये क्या रहेगा, रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा। तो ऑप्शन बी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक डेटा दिया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो उसका आंसर जो होगा बेटा डेबिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बेटा वो होगा आपका ए। ठीक है, 0.6, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो, नोटिस करो 0. ठीक है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, और जो आपको पता है, ये आपको दिया है एक सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट होता है आपका, ये आपका क्या होता है, एक एमपीएस होता है। ठीक है, एमपीएस होता है मतलब मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी सेविंग होती है ये। तो बेटा जी यहाँ पे 0.4 है, तो अब आपको पता है एमपीसी और एमपीएस तो बन के बराबर होता है, तो 0.4 अगर एमपीएस है तो एमपीसी कितना होगा, 0.6। और वो यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे कि एमपीसी क्या होगा, तो 0.6 होगा। ओके, चलो आगे। 6 नंबर का डिफिशिएंट डिमांड लेड टू, अगर मैं बताऊं आपको, तो डिफिशिएंट डिमांड बेटा लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। डिफ्लेशनरी गैप तो आपको देखो जानते हो आप, ये तो करती ही करती है, प्लस में एक्सेस कैपेसिटी भी बढ़ा देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाती है फर्म्स के पास, इसलिए ऑल ऑफ दीज। फिर यहाँ पे देखो ये राउंड दे रखा है कुछ, आपको यहाँ पे मिसिंग फिगर बननी है, जिसमें डिपॉजिट और लोन्स और रिजर्व रेशो दे रखा है। ठीक है, मतलब मनी, ठीक है, रेशो मतलब मनी मल्टीप्लायर दे रखा है एक तरीके से बेटा, तो उसके अंदर बताना आपको। तो इसका जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट। क्लियर, ये कैलकुलेट करना मैंने सिखा रखा है आपको, तो वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लेना वहां पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका बेटा, एक लिंक दिया था यहाँ पे, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू द एक्सेस ऑफ। तो एक्सेस ऑफ बेटा ऑटोनोमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनोमस पेमेंट। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 9 क्वेश्चन नंबर, जिसके अंदर आपको कंजप्शन फंक्शन दिया है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया बेटा ऑटोनोमस। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी थी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, मतलब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बेटा इसकी के की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। ओके, कैलकुलेट करना मैंने सिखा रखा, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मैच कर लो आपका आंसर यही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा बेटा 700। क्लियर, जिसके अंदर आपसे पूछा गया मर्चेंडाइज इनपुट्स वुड बी कितना होगा इफ, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना दिया आपको बेटा 500 करोड़, ठीक, और एक्सपोर्ट दिया 1200 करोड़, और ट्रांसफर पेमेंट दिया 400 करोड़, तो उस बीच में आपका कितना होने वाला मर्चेंडाइज इंपोर्ट वुड बी, तो इसको कैलकुलेट करा है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 700। ओके, उसके बाद देखो डिस्कस ब्रीफली इन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो बेटा यहाँ पे देखो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, बस इनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि रेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, देन ये आंसर कंप्लीटली, ठीक है, पूरा हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आंसर इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बेटा देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है आपको, एनडीपी निकालना है एट एफसी, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखा रखा, कौन कौन से आइटम आपको यहाँ पे लेने हैं, वो सारे आइटम यहाँ पे ले लेने हैं, और ऐड माइनस जो भी हो रहा है वो कर देना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 855 करोड़। ये मतलब 855 करोड़ आएगा आपका आंसर। क्लियर, मैच कर लो जल्दी से। उसके बाद और में जो क्वेश्चन दिया था बेटा, एलबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। अब आपको पता है एक्सटर्नलिटीज हमारी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल होती है तो एक एक्सटर्नल होती है, तो यहाँ पे बस वही बतानी है, ठीक है, कि क्या होता है एक्सटर्नलिटीज का मतलब। आपको पता है एक बेनिफिट्स और हार्म के लिए होता है, मतलब एक ऐसा होता है जिसका प्रभाव सिर्फ हम पे ही पड़ेगा और बेनिफिट भी हमारे पे ही मिलेगा, लेकिन एक ऐसी एक्सटर्नलिटीज होती है जिसका असर या बेनिफिट हमेशा अदर पे पड़ता है, किसी और पे पड़ता है। क्लियर, तो बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है।
तो ये देखो मैंने यहाँ पे दे दिया आंसर, देख लेना आप। डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस, ये डिफाइन कर दिया ऑपरेटिंग सरप्लस को, जल्दी से मैच कर लो ये डिफाइन करता है या नहीं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताना है बेटा एग्रीगेट डिमांड का इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे देखो एग्रीगेट डिमांड लेस देन होती है जब एग्रीगेट सप्लाई, ये कब होता है, इसका मतलब ये है जब हाउस होल्ड वाले जो है, ठीक है, आर द प्लानिंग टू कंज्यूम लेस देन व्हाट फार्म एक्सपेक्ट देम, कि फार्म ने कितना एक्सपेक्ट किया उससे कम खर्च कर रहे हैं, उस समय पे ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। बस डिजायर यही है कि अब क्या किया जाए इसको सही करने के लिए, कि डिक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट को डिक्रीज कर देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को, और इनकम लेवल जो है इनकम का, ठीक है, उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग बाग खरीदे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको कंपेयर कर लेना आपका, जिसका आंसर आ रहा है इनकम में, ठीक है, 40,600 करोड़। और फिर यहाँ पे जो आपका आ रहा है नॉर्मल पॉइंट बी के अंदर, ठीक है, तो ये बी पॉइंट यहाँ पे पूरा सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सेविंग जो आ रही है 60 करोड़ आ रही है, क्लियर। अब 15 क्वेश्चन नंबर भी आपका बेटा एक्सप्लेनेशन, तो जल्दी से आप इसको भी फटाफट से देखो, ये ले लीजिए यहाँ पे एक, समझ लो इसको थोड़ा। सितंबर 26 2022 को सेंट्रल बैंक ने क्या करा, इंक्रीज करा बेंचमार्क अपना 140 बेसिस पॉइंट पे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई लाइवली कॉज द एंड कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड दिस एक्शन, क्या एक्शन है ये, इसके पीछे क्या कारण है और क्या मतलब रिजल्ट मिलने वाला वो देखना है। तो आपको बता दो इन्फ्लुएंस इन द इकोनॉमी में भी कॉज बिहाइंड द रीजन, इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो चुका है मार्केट के अंदर, मतलब प्राइस ज्यादा हो चुका है, ठीक है, इस वजह से ऐसा करा सेंट्रल बैंक ने, ये कॉज है। और इस स्टेप को लेने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जनरल पब्लिक से, तो इट में भी डिस्करेज, इससे क्या होगा, डिस्करेज हो जाएगी, ठीक है, जनरल पब्लिक टेकिंग द लोन, लोन नहीं लेगी ज्यादा क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिक फॉल हो जाएगी और वो बराबर पे आ जाएगी किसके, सप्लाई के। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन मैच कर लेना आप अपना, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से, ये भी इसका सेकंड पॉइंट है और फिर ये और वाला पॉइंट है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया, इसका भी ले लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट को कैलकुलेट करना है आपको, और ये आपको पूरा डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये 50% रेवेन्यू रिसिप्ट जो दे रखा है इसको कैलकुलेट करो, जिससे कि आपको नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 करोड़ आ रहा है आपका, देन फिर उसके बाद आपको फिजिकल डिफिसिट को निकाल लेना है बस, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी देख लेना, बाद में सोल्व कर लेना अच्छे से। स्टेट एनी टू एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, वही नेशनल डिफेंस और पब्लिक पार्क दो होते हैं हमारे। फिर पब्लिक प्रोविजंस और पब्लिक प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो बताते हैं बेटा। देखो पब्लिक प्रोविजन क्या होता है, वो गुड्स, ठीक है, दैट आर फाइनेंस थ्रू द गवर्नमेंट, ये वो होते हैं जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, एंड फाइनेंस बजट एंड कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट, और बिना किसी पेमेंट के क्या कर सकते हैं, पब्लिक इनका यूज कर सकती है। पर वहीं पब्लिक प्रोडक्शन जो है आपका बेटा ऐसे गुड्स है जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कर रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्ट, ओके। अब इंडियन इकोनॉमी आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी स्टेटमेंट क्वेश्चन था पहला, तो इसका आंसर है आपका सी। उसके बाद 19, इसके अंदर बांग्लादेश है बेटा, ठीक है, क्योंकि यही G20 का मेंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रोडक्शन वेरिड है सब जगह, क्रॉप्स अगेंस्ट वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, तो इसको हम क्रॉप्स ही बोलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पूरा दिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स दिया, तो आप इसका ऑप्शन सी लगाओ। और 21 में बेटा आपका जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक करेक्ट नहीं है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ओके। उसके बाद ग्रेड लीप से क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या गया था इसको, और यहाँ से देखो बेटा इसका यूरोपियन यूनियन है इसके लिए, क्योंकि यही मेंबर है जो रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है आपका। फिर आपका यहाँ पे एक और असर्शन रीजन आ गया बेटा ये, और इसका आंसर है ए, क्योंकि देखो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रेडेड, बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल को ट्रेड नहीं किया जाता, वेयर एज सर्विस, उसकी सर्विस ट्रेड होती है ओनली, और ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, बिल्कुल इंटेंजिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट है ए। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इंटेंजिबल है तभी उसको सेल नहीं किया जा रहा इसलिए। फिर एक और असर्शन रीजन आ गया, इसका ऑप्शन भी ए सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था ब्रिटिश टाइम पर, आपको भी खुद को भी पता है कि एक सेक्टरल बेस ग्रोथ हो रही थी इंडिया की, और ब्रिटिश लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सके एग्रीकल्चर आउटपुट का इंडिया का, ताकि अपनी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके, तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, इसका भी आंसर ए है। 25 का बेटा इसमें बी है, क्योंकि देखो कम्युनिस्ट सिस्टम आपको बता देता हूं मैं, एस्टेब्लिश किया गया था 1958 के अंदर ही, ओके। तो इसका ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा, ठीक है, ये नॉट ट्रू विद द रेफरेंस, सॉरी बी पॉइंट है बेटा इसका, सेकंड और थर्ड नहीं है इसका आंसर, क्लियर।
26 इसमें भी बताना बेटा कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट के। तो आपको देखो डिस्कस तो कुछ भी नहीं करते हम, ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट में डिस्कस क्यों करेंगे हम, तो बेटा यही है इसका ऑप्शन। देखो कह रहे हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड, नहीं है कोई, तो डिस्कस वाला नहीं है, तो बेटा इसका ऑप्शन हुआ आपका पहला और तीसरा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके 27 में स्टेटमेंट दोनों, ठीक है, आपकी जो है ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि लैंड सीलिंग जो थी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी एक, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इक्विटी, और लैंड रिफॉर्म जो था बिल्कुल आपको पता है जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, तो बिल्कुल ठीक है ये चीज, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ओके 28 रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बेटा बहुत ज्यादा मतलब लंबा है, लेकिन मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ, जैसे कि फिक्सन ऑफ पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल असिस्टेंस देना गवर्नमेंट को, मास अवेयरनेस, ओके, मतलब जनता को जागरूक करना पोल्यूशन से रिलेटेड। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, इसको अच्छे से लिख लेना। और यहाँ पे एक ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया आपको, 70 लाख कार्स है, अगर एडिट कर देते हैं रोड पर मेट्रोपॉलिटन, मतलब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जैसे लाइक दिल्ली या मुंबई आपकी एवरी ईयर, तो इज जस्टिफाई, क्या ये सही है चीज? तो अगर सही नहीं है तो आप सजेशन दो कि क्या करना चाहिए फिर। तो बेटा देखो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है ये चीज, क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है, पॉल्यूशन होएगा क्योंकि काफी, इसलिए तो ही सैक्रिफाइस हिज ओन कंफर्ट, ठीक है, एंड फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि वो अपना कंफर्ट खो दोगे, और आप लोग खुद अपना कंफर्ट खो दोगे अगर इतनी गाड़ी आप क्या करते हो, चलाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा वो चीज। अब आगे देखो 29 का बेटा, दो साइलेंट फीचर बताने इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के, ठीक है, 1950 से लेकर 1990 तक के। तो देखो पहला स्टेट लैंड डेवलपमेंट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करा गया था, पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर चला रहा था उस टाइम पे स्टेट चला रहा था, गवर्नमेंट चला रही थी, पहला साइलेंट फीचर यही है। दूसरा इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ, फिर दूसरा बेटा ग्रेजुअली इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, ग्रेजुअली मतलब एकदम से अचानक से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो बढ़ा, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी का वो भी एकदम से बढ़ गया, तो ये भी इसका साइलेंट फीचर है। ओके फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्यों बनाया गया था 1995 में, सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और रिसोल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट, ओके, इस चीज के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 एक केस बेस्ड है जो कि आपका चाइना इंडिया से आया है, तो यहाँ पे देखो कंपेयर करने के लिए कह रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन जीबीए साफ साफ कह रहा है, यहाँ पे देखो कंपेयर और एनालाइज करो इंडिया और चाइना का सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द ओनली ग्रोस वैल्यू एडेड के लिए बस। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स भी दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स पे आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीबीए को कंपेयर करने के लिए बोला, तो जीबीए को कुछ इस प्रकार से कंपेयर कर देना। सारे डेटा आपको देखो यहाँ पे दिया है, जैसे इंडिया ने 16% अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एग्रीकल्चर में ने 7%, भाई इंडस्ट्रीज में 30 और इसका 41, इसका 54, तो इसका 52 ऐसे। तो यहाँ पे बस कंपेयर कर देना किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे करना है इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन आपको बेटा क्वेश्चन पेपर से देख लेना, और यहाँ पे इसका आंसर मैंने दे दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काफी बड़ा है तो आप पढ़ लेना इसको आराम से। चलो, और ये इसका और वाला 31 का आंसर। अब यहाँ पे 32 का आंसर है बेटा, ये देखो 32 में सबसे पहले कह रहा है स्टेट एंड एवलुएट करो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो भी विथ वैलिड आर्गुमेंट्स। तो स्टेटमेंट है बेटा, इन द रिसेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द क्रूशियल स्टेप्स, जन धन योजना वगैरह चलाई है, बिल्कुल चलाई है, ट्रू है एकदम ये, तो बस ट्रू है तो बता दो क्यों चलाई, प्रमोट करने के लिए थ्रिफ्ट हैबिट्स और अच्छी हैबिट्स को, ताकि एलोकेट कर सके फाइनेंशियल रिसोर्स को अच्छी जगह, है ना। और फिर यहाँ पे बताना कोऑपरेटिव प्ले वाइटल रोल इन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द रूरल एरिया, तो बस यस ट्रू है ये भी बेटा इसका भी, और आपको यहाँ पे भी इसका आंसर दे रखा है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और डिफाइन वर्कर्स और पॉपुलेशन रेशो एंड डिस्क्राइब इट्स यूजफुलनेस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे दे रखा है देखो। और यहाँ पे स्टेट मीनिंग ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर बंदे एक्चुअल में लगते हैं कि काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में काम नहीं करते, डिफाइन दे रखे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 13 का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप, ठीक है, और ये भी और वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो इसके। और यहाँ पे 34 का जो आंसर है, ठीक है, एक केस बेस्ड मतलब क्वेश्चन है बेटा 34, उसका ये पूरा आंसर दे रखा है, आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ, आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर की दिए। अब आप मैच कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक करे थे, और कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए थे और कितने नहीं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अब इंडियन इकोनॉमी के साथ आपको, तब तक के लिए आपको बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।